हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRY एजुकेशन। आज हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा में आने वाले विषय ग्राम समाज एवं विकास से महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो हम आज 35 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान कितना है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद। तो कृषि जीडीपी में कितना योगदान करती है, प्रश्न यही है। तो इसका आंसर होगा कि 19.9%। कितना? 19.9%, जो वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के हिसाब से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के नीचे यानी भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। यानी गरीबी रेखा से नीचे कितने प्रतिशत व्यक्ति जीवन यापन करते हैं। तो आंसर है कि 21.9%। कितना? 21.9% व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, और ये आंकड़ा सन 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन में विभाजित किया गया है। तो भारत को 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कितने कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है। तो भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके पहले क्वेश्चन क्या था? भारत को कितने कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो भारत को कितने? 15 और उत्तर प्रदेश को 9। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चंस यूपी लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितने? 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला उसका नाम क्या था। तो इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन तो यह होगा कि नाम उसका क्या था, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब खुला। तो कब खुला था? 1960 में। कहाँ खुला ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उत्तराखंड के पंतनगर में। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये हो गए तीन क्वेश्चंस इस प्रश्न से कि भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कब खुला? 1960 में। कहाँ खुला? उत्तराखंड के पंतनगर में। और उसका नाम क्या है? तो नाम है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 क्वेश्चन तो हो गए इसी प्रश्न से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल नीति क्या है और कब लागू हुई? तो यह लागू हुई 1987 में। इसके द्वारा राष्ट्रीय जल नीति द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के मध्य जो सतलज नदी, ये 5 नदियाँ बह रही हैं, उनके जल में बंटवारा किया गया है। यानी कि कौन सा देश कितना पानी बांटेगा, यानी कितना पानी का उपभोग कर सकता है। इंडिया कितना उपभोग करेगा और पाकिस्तान कितना करेगा, ये राष्ट्रीय जल नीति में किया गया था, वो भी 1987 में। सिंधु सतलज
जो 5 नदियाँ बहती हैं इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, उन 5 नदियों के लिए राष्ट्रीय जल नीति लगाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक साथ 2 फसलों को बोना। क्या है? युग्म पैदावार। युग्म पैदावार का मतलब है कि एक साथ 2 फसलों को बोना। अब 2 फसलें कैसे बोई जाती हैं? जिससे इस समय यानी ठंडी में फसल बोई जाती है सरसों की। अब सरसों के साथ साथ ही हम उसमें मटर भी साथ में बो देते हैं, तो एक साथ में 2 फसलें उत्पादित हो जाती हैं, मटर की और सरसों की भी। इसी प्रकार से और बहुत सी फसलें हैं जो एक साथ एक ही खेत में एक साथ पैदा कर ली जाती हैं। तो युग्म पैदावार का मतलब है कि एक साथ 2 फसलों को बोना, यानी कि सरसों के साथ मटर भी उत्पादित करना, यानी एक साथ हो गया दोनों। तो कृषि में युग्म पैदावार का मतलब होता है एक साथ 2 फसलों को बोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपालय यानी फाइटोट्रॉन किसके लिए एक सुविधा है? यानी फाइटोट्रॉन किस लिए होता है? तो फाइटोट्रॉन होता है अनियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। यानी जब परिस्थितियां अनियंत्रित हों, नियंत्रण में ना हों, उस समय हम पादपालय की सहायता से, किसके? फाइटोट्रॉन की सहायता से पौधों को उगाते हैं। यानी हम परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं किसके माध्यम से? फाइटोट्रॉन की मदद से, और हम फिर पौधों को उगाते हैं। तो पादपालय अनियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए एक व्यवस्था है। ये आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं कि मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया? मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया? तो किया गया था चाय, काफ़ी, रबड़, तंबाकू। चाय, काफ़ी, रबड़ और तंबाकू के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो बाजार का नियंत्रण किया जाता है विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय द्वारा। किसके द्वारा? विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई? तो भारत में जमींदारी भू व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मत्स्य माने होता है मछली, तो ये है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या? केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, तो ये स्थित है कटक में, यानी उड़ीसा के कटक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली योजना का क्या नाम है? भारत में कौन सी योजना सबसे लंबी अवधि तक यानी लंबे समय तक चली? तो ये चली है इंदिरा आवास योजना। क्या? इंदिरा आवास योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग द्वारा, किसके द्वारा? बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्यूमिनियम कारखाना, कौन सा कारखाना? एल्यूमिनियम का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में एल्यूमिनियम कारखाना स्थित है, जो किसके द्वारा संचालित है? बिरला उद्योग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी योजना 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई गई? किस रूप में? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है। तो ये चलाई जा रही है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि संबंधी तनाव के कारण स्वरूप नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। कब किया गया? तो किया गया था 1979 में। किस लिए किया गया था? कृषि संबंधी तनाव के लिए। और उस रिपोर्ट का क्या नाम था? स्वरूप। क्या नाम था?
स्वरूप रिपोर्ट। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ ले कि भारत में कृषि संबंधी तनाव के कारण 1969 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, स्वरूप। क्या नाम था, स्वरूप। यानी क्वेश्चन को सीधा भी पूछ सकता है और घुमा कर भी पूछ सकता है। यानी इस क्वेश्चन से दो प्रकार से क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से दो प्रकार से पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाल शब्द का अर्थ क्या है। महाल शब्द यानी महालवाड़ी प्रथा चलती थी पहले, तो उस महाल शब्द का, यानी यहाँ देखिए इस महाल शब्द का अर्थ क्या है, तो महाल शब्द का अर्थ होता है गांव। क्या होता है, गांव। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, तो भारत में महालवाड़ी प्रथा जो थी 1833 ईस्वी में प्रारंभ हुई। होता क्या था इसमें जो टैक्स देना पड़ता था, यानी खेती जो करते थे उन्हें खेत का कर देना पड़ता था, तो वो कर कोई मतलब खुद नहीं देने जाना पड़ता था कि खुद जाके सरकार को दे आओ। उसके लिए एक लम्बरदार की व्यवस्था की गई थी। किसकी, लम्बरदार की व्यवस्था। जो खेत जोतता था वो लम्बरदार को टैक्स देता था, और वो टैक्स ले जाकर लम्बरदार, यानी जो भी सरकार है, उस समय अंग्रेज़ सरकार थी तो अंग्रेज़ सरकार को दे देती थी। इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहते थे। क्या कहते थे, महालवाड़ी व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। महालवाड़ी प्रथा किस क्षेत्र से शुरू किया गया। क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रथा को किस क्षेत्र से शुरू किया गया, तो यह शुरू किया गया था आगरा एवं अवध प्रांत से। कहाँ से, आगरा एवं अवध प्रांत से महालवाड़ी प्रथा का प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे यूपी लेखपाल की हो, हर परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से शुरू की गई। यानी जमींदारी का अंत करने का कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश राज्य से जमींदारी का अंत यहीं से शुरू हुआ था। उन्मूलन माने होता है अंत करना, तो जमींदारी का अंत जो शुरू हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश से। इसलिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन बरगा का संबंध है बटाईदारों के संरक्षण से। अब बटाईदार कौन होते थे, बटाईदार का मतलब होता है जोतखोर, यानी जो खेत को जोतते थे, यानी किसान। बटाईदार का मतलब क्या है, किसान। जो खेत को जोतता था उसको बटाईदार कहा जाता था। यानी तो बटाईदार का संरक्षण क्यों किया जाता था। बंगाल में ऑपरेशन बरगा चला, क्यों चला, क्योंकि जब खेत को जो जोतता था उसके नाम किया जाने लगा, यानी जो खेत को जोतता, यानी बटाईदार जो था, जो खेत जोत रहा था उसके नाम किया जा रहा था, तो इनके ऊपर संकट आने लगा, बटाईदारों के ऊपर संकट आने लगा। तो पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया कि इनके संरक्षण के लिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन बरगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय सूत्रकृमि संग्रह स्थित है। भारत का राष्ट्रीय सूत्रकृमि संग्रह स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है IARI नई दिल्ली में। कहाँ, IARI नई दिल्ली। IARI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति कब मिली। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति कब मिली, तो ये मिली थी 19 नवंबर 1998 को। कब मिली, 19 नवंबर 1998 को राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति मिली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी परिषद का गठन कब हुआ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 16 जुलाई 1929 को। कब हुआ, 16 जुलाई 1929 को। अब एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है
क्या बन सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है कृषि मंत्री। भारत का कृषि मंत्री जो होता है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना देश में कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी सन 1995 में। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो गांव को शहरों से या जहाँ मतलब विकास हो चुका है विकसित क्षेत्रों से उनका संपर्क कराया जाता था सड़कों द्वारा, यानी सड़क बनाई जाती थी, ग्राम से संपर्क कराया जाता था किसका? विकसित क्षेत्रों का। तो ये परियोजना 1995 में स्टार्ट की गई, यानी संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना 1995 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बहुफसल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 1967-68 में। 1967-68 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि सेवा केंद्र, क्या कृषि सेवा केंद्र नामक योजना, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। किस चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये प्रतिपादित की गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूदान और ग्रामदान योजना किसके द्वारा चलाया गया? भूदान और ग्रामदान योजना विनोबा भावे द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेतिहर मजदूर एवं भूमिहीनों, इनके पास भूमि नहीं है और जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी सहायता के लिए, सहायतार्थ ऊसर भूमि, यानी ऊसर भूमि जिसमें कुछ उगता नहीं है, बंजर हो जाती है, ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों में किस योजना का प्रारंभ किया गया? तो प्रारंभ क्या किया गया था कि ऊसर प्रभावित जनपद में जो ऊसर ज़मीनें होती हैं उन्हें उपजाऊ बनाने के लिए एक योजना चलाई गई थी, भूमि सेना योजना। क्या चलाई गई थी? भूमि सेना योजना। इसमें ऊसर भूमि को क्या बनाया जाता था? उपजाऊ बनाया जाता था। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतिहर मजदूर एवं भूमिहीनों के सहायतार्थ ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों में किस योजना का प्रारंभ किया? तो भूमि सेना योजना का प्रारंभ किया गया। इसके तहत होता क्या था? उपजाऊ मतलब ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना यानी रूलिंग प्लान किस अवधि के लिए चलाई गई? तो ये चलाई गई थी 1978 से 1983 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन की उत्पादकता से में वृद्धि से है। जैसे सरसों का पेड़ देखें आप, तो यदि सरसों को आपने देखा होगा तो सरसों के फूल कैसे होते हैं? पीले। कैसे होते हैं? तो पीले। तो उससे आप याद रख सकते हैं सरसों से क्या निकलता है? तेल। क्या निकलता है? तेल। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? जिससे सरसों क्या है? तेल है। तेल, सरसों से तेल निकलता है, यानी तिलहन की उत्पादकता में वृद्धि से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन की उत्पादकता में वृद्धि से है।